मैं हूं मासूम हैदर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं काइलोमाइक्रोन मेटाबॉलिज्म। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। काइलोमाइक्रोन काइलोमाइक्रोन एक लाइपोप्रोटीन है। लाइपोप्रोटीन डिफरेंट साइज और डेंसिटी की होती है, लेकिन ये क्या है, इनका साइज होता है लार्जेस्ट जबकि इनकी डेंसिटी होती है लोएस्ट। ये आपने बात याद रखनी है एमसीक्यू में। अब इसका मेटाबॉलिज्म से पहले मैं आपको इसकी असेंबली बताऊंगा कि ये सिंथेसाइज कैसे होते हैं और कहाँ होते हैं, फिर उसके बाद मैं इसका बताता हूँ मेटाबॉलिज्म। असल में इनकी साइट जो होती है सिंथेसिस की, ये होती है इंटेस्टीन। इंटेस्टीन में ये सिंथेसाइज होते हैं। अब क्योंकि ये लाइपोप्रोटीन है तो इसमें दो कंपोनेंट होने चाहिए, लिपिड कंपोनेंट और कौन सा है, प्रोटीन कंपोनेंट। तो अब मैं इसकी असेंबली बताता हूँ। ये है एक इंटेस्टिनल सेल जिसके अंदर काइलोमाइक्रोन की सिंथेसिस होनी है। अब इंटेस्टीन के सेल के अंदर काइलोमाइक्रोन की सिंथेसिस होती है किस तरीके से कि दो कंपोनेंट होते हैं, एक लिपिड कंपोनेंट और एक प्रोटीन कंपोनेंट जो आते हैं, इनको मिला के लाइपोप्रोटीन बनाई जाती है। लिपिड कंपोनेंट कौन कौन सा होता है कि ये जो इंटेस्टिनल सेल है ये एब्जॉर्ब करता है डाइटरी टैग को, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स को और उसके साथ साथ फैट सॉल्युबल विटामिन को। ये जब तीनों चीज़ें एब्जॉर्ब हो गई तो ये हमारे पास क्या बनेगी, लिपिड कंपोनेंट ऑफ द काइलोमाइक्रोन। और इस लिपिड कंपोनेंट को अगर हम देखें तो 90% इसमें होता है टैग और 10% ये बाकी दूसरी चीज़ें होती हैं। अब होता क्या है कि इसका होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन बनाने के लिए क्या होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक प्रोटीन सिंथेसाइज करता है जिसका नाम होता है एपोलाइपोप्रोटीन B48। इसको B48 क्यों कहते हैं, असल में इंटेस्टीन में प्रोटीन बननी थी ApoB100, ये न्यूक्लियस है, इसमें बननी थी ApoB100। जब इस प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट होती है तो इसका बनता है मैसेंजर आरएनए बन गया फॉर द ApoB100। अब ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जब ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है 48% पे तो क्या होता है कि इस मैसेंजर आरएनए में यूरेसिल पड़ी होती है, इसकी एडिटिंग हो जाती है, यूरेसिल को रिप्लेस कर देती है साइटोसिन, जिसकी वजह से जो मैसेंजर आरएनए में नॉर्मल कोडान होता है ये नॉनसेंस कोडान में चेंज हो जाता है और ट्रांसलेशन का प्रोसेस 48% पे रुक जाता है और ApoB100 बनने की वजह क्या बन जाती है, ApoB48। अब लिपिड कंपोनेंट और प्रोटीन कंपोनेंट दोनों बन गए। अब इन दोनों को आपस में एक प्रोटीन के थ्रू मिला दिया जाता है। इस प्रोटीन का नाम होता है माइक्रोसोमल टैग ट्रांसफर प्रोटीन। जब ये आपस में दोनों मिल जाते हैं तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बन जाता है, काइलोमाइक्रोन। अब बनने के बाद इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है टू द गाल्जी अपरेटस। जब ये गाल्जी के पास आते हैं तो यहाँ पर इनको सिक्रीटरी वेसिकल्स की फॉर्म में पैक कर दिया जाता है। जब सिक्रीटरी वेसिकल्स की फॉर्म में पैक हुआ तो ये एक्सोसाइटोसिस से बाहर लिम्फ वेजल्स में रिलीज होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ये डायरेक्टली सर्कुलेशन में नहीं जाते, लिम्फ वेजल में जाते हैं। यहाँ से लिम्फ वेजल इनको ले जाती है थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट के पास। थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट फिर इसको डालती है सर्कुलेशन में। अब मैं इसका बताता हूँ कि मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। अब ये सर्कुलेशन में टैग बन के जो सर्कुलेशन में आता है इसको कहते हैं इमेच्योर काइलोमाइक्रोन। अब इसको इमेच्योर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि इसकी सरफेस के ऊपर हमें अभी इसके पास क्या था, सिर्फ टैग था और ApoB100 प्रोटीन, ApoB48 प्रोटीन थी। तो अभी इसको क्या चाहिए, ApoC2 और ApoE चाहिए। ये कहाँ से लेता है, सर्कुलेशन में फेरे होते हैं HDL इनको सर्कुलेटिंग HDL क्या प्रोवाइड कर देते हैं, ApoC2 और ApoE। जब ये दोनों प्रोटीन इसके साथ आके अटैच हो जाती हैं तो ये इमेच्योर से क्या बन जाता है, मैच्योर काइलोमाइक्रोन। अब ये ब्लड के थ्रू मूव करता करता किस में चले जाता है, टिश्यूज़ में। अब टिश्यूज़ में आ गया, जैसे कि ये एडिपोज टिश्यू है। अब एडिपोज टिश्यू में पड़ी होती है कैपिलरीज, ये कैपिलरी है। कैपिलरी के होते हैं एंडोथीलियल सेल्स। इन एंडोथीलियल सेल्स के ऊपर एक प्रोटीन पड़ी होती है, इस प्रोटीन का नाम होता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज। लाइपोप्रोटीन लाइपेज क्या करता है, ये जो इसके ऊपर पड़ी थी ApoC2 इस लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करती है। जो टैग कंपोनेंट होता है इस काइलोमाइक्रोन का, इसको डिग्रेड करना शुरू कर देता है। जब टैग की डिग्रेडेशन होती है तो क्या इससे रिलीज होता है, दो चीज़ें रिलीज होती हैं। एक होता है फैटी एसिड्स, फ्री फैटी एसिड और ग्लाइसरोल। फ्री फैटी एसिड जो थे, क्योंकि एडिपोज टिश्यू में इसकी ब्रेकडाउन हो रही है तो एडिपोज टिश्यू इसको खुद स्टोर कर लेगा या इसको मसल को सर्कुलेशन के थ्रू इसको मसल को ट्रांसफर कर देगा फ्री फैटी एसिड को, ताकि एनर्जी के लिए यूज़ कर ले। ग्लाइसरोल चले जाएगी लीवर के पास जाके इसको DHAP में बदल दिया जाएगा। DHAP या तो ग्लाइकोलाइसिस में एंटर हो सकती है या ये चले जाएगी ग्लूकोनियोजेनेसिस में, या दूसरा इसके पॉसिबिलिटी ये भी है कि इसको दोबारा टैग की सिंथेसिस में यूज़ कर लिया जाए। अब जब टैग की होगी कंप्लीट डिग्रेडेशन, टैग डिग्रेडेशन के बाद क्या होता है, इनकी डेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है और साइज़ कम हो जाता है। यहाँ पे देखें एक बड़ा सारा साइज़ है
और ये जब टैग डिग्रेड हो गए तो इनका साइज हो जाता है छोटा। अब इसको क्या कहते हैं, काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट। काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट में क्या होता है, अब ApoC2 ने अपना काम कर दिया क्योंकि इसने सिर्फ लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिव करना था। अब यहाँ से क्या होता है, ApoC2 वापस चले जाते हैं किसके पास, HDL के पास। अब इसके पास सिर्फ क्या रह गया, ApoE प्रोटीन रहेगी। ApoE इसलिए चाहती इसके ऊपर पड़ी रहती है ताकि ApoE के लिए हिपैटोसाइट्स के सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जैसे कि ये एक हिपैटोसाइट है, इसके ऊपर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं फॉर द ApoE। अब ये रिसेप्टर्स इस ApoE को डिटेक्ट करते हैं और काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट जो है हिपैटोसाइट्स में एंडोसाइटोसिस के थ्रू एंटर हो जाता है। जब ये हिपैटोसाइट्स में जाता है तो अब इसमें पीछे क्या बचा था, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स और कुछ जो फैट सॉल्युबल विटामिन थे। तो जब इनकी डिग्रेडेशन होगी तो फ्री अमाइनो एसिड, फ्री फैटी एसिड वगैरह रिलीज होंगे और ये जो रिसेप्टर होगा हिपैटोसाइट्स के ऊपर फॉर द ApoE वो क्या हो जाएगा, रिसाइकिल हो जाएगा। इस तरीके से जो काइलोमाइक्रोन थे सर्कुलेशन में एंटर हुए, इनकी कंप्लीट जो हो गई डिग्रेडेशन हुई टैग की, काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट बना जिसको क्या किया, लीवर ने सर्कुलेशन से रिमूव कर दिया। अब एक और बात आपको मैं बताते चलूँ, इसका एक इम्पोर्टेंट क्लिनिकल है, आप ये देखें कि ये जो इसके ऊपर था ApoC2, अगर ApoC2 फंक्शनल ना हो तो लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिव नहीं होगा जो इसके टैग को डिग्रेड करता था। जब टैग डिग्रेड नहीं होगा तो ये काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट जो ये छोटा सा स्ट्रक्चर है इसमें नहीं बदलेगा, जिसकी वजह से काइलोमाइक्रोन की डिग्रेडेशन नहीं होगी तो इसका लेवल बढ़ जाएगा। इसको कहते हैं हाइपर काइलोमाइक्रोनीमिया। इसका लेवल हो जाता है ग्रेटर देन 1000 मिलीग्राम, तो इसको कहते हैं हाइपर काइलोमाइक्रोनीमिया। और इम्पोर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि ये जो हमारे पास लाइपोप्रोटीन लाइपेज होता है इसकी कंसंट्रेशन हाईएस्ट होती है इन द कार्डियक मसल। कार्डियक मसल में इसलिए हाईएस्ट होती है क्योंकि कार्डियक मसल मेनली एनर्जी के लिए फ्री फैटी एसिड को यूज़ करता है। लाइपोप्रोटीन लाइपेज फ्री फैटी एसिड कार्डियक मसल के लिए प्रोड्यूस करता रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट MCQ भी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम जो था जो मेनली काइलोमाइक्रोन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व था, इसकी रेगुलेशन कैसी होती है, इसकी रेगुलेशन डिपेंड करती है हमारे पास न्यूट्रिशनल स्टेटस पे। अगर हम हैं फैट स्टेट में तो इसकी जो सिंथेसिस है, फैट स्टेट में क्या होता है हमारे पास, इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है। जब इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा तो इसकी सिंथेसिस बढ़ेगी मेनली इन द एडिपोज टिश्यू में। तो इन फैट स्टेट इट्स सिंथेसिस इंक्रीज इन द एडिपोज टिश्यू। जबकि दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर फास्टिंग कंडीशन है तो फिर लाइपोप्रोटीन लाइपेज की सिंथेसिस